चले जी। जी भाई, तो प्रीवियस सेशन में सवाल का एक जवाब तो ये है कि जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई इसका हिस्सा बन जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं हर स्लाइड के साथ ये बताने लग जाऊं कि इसका सवाल कैसे बनता है, तो हमारा जो टाइम है या जो हमारा वर्कलोड है भाई, वो हो जाएगा डबल। इसलिए ये उसके साथ पॉसिबल है। आइडिया आपको जो है वो मिल जाएगा जब भी आपको सवाल मिलेंगे। एक सैम्पल पेपर आपको मिलेगा, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि भाई मेरे पास भी कभी भी नंबर लिखने के नहीं होते। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं 2 पेज लिख के आ गया हूँ तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। अगर उन 2 पेज के लिखने में आपका एक भी पॉइंट रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन से, जस्टिफाई नहीं करता उस आंसर को जो होना चाहिए उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, तो उसका मतलब ज़ीरो ही है। चाहे आपने पूरी की पूरी कॉपी एक सवाल के जवाब में क्यों ना लिख दी हो, क्योंकि असेसमेंट लिखने की नहीं है, असेसमेंट है जवाब की। वो जवाब आपने 5 लाइनों में पूरा दे दिया है, पूरे नंबर हैं आपके। वो जवाब आपने 3 पेजेस पे जाके दिया है तो भी पूरे नंबर हैं आपके। वो जवाब अगर आपने 20 पेजेस लिखे हैं लेकिन उसमें जवाब कहीं भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए डोजेज फार्म की डेफिनेशन बता दो, कोई लिखे ये डोजेज फार्म सुभान अल्लाह, डोजेज फार्म माशाअल्लाह, डोजेज फार्म अल्हम्दुलिल्लाह, डोजेज फार्म पे तो पूरी फार्मेसी खड़ी हुई है, डोजेज फार्म नहीं होता तो हम कहाँ जाते, डोजेज फार्म नहीं होता तो फार्मेसी क्या कर रही होती। फार्मासिस्ट का तो मेन काम ही डोजेज फार्म बनाना है, फार्मासिस्ट सुबह शाम डोजेज फार्म से डील करता है, फार्मासिस्ट की ज़िंदगी में उठते बैठते डोजेज फार्म उसको मिल रहा होता है। डोजेज फार्म ऐसे, डोजेज फार्म वैसे, डोजेज फार्म तैसे, डोजेज फार्म ये, डोजेज फार्म आसमान, डोजेज फार्म ज़मीन। लेकिन अगर नहीं बताई तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं बताई। जब नहीं बताई तो भाई 0 नंबर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 पेज लिखे और सर ने मुझे 0 नंबर दिया। मैं आपको ये पहले से ही बता रहा हूँ कि आपके नंबर उसमें 0 ही होंगे अगर आपका जवाब होगा इस तरह का। जी क्लियर है बात है आपका हमाद? यस यस सर, घूम फिर के बात तो वही आ गई, यू नीड टू द पॉइंट आंसर। नहीं बेटा, बात टू दी पॉइंट वर्ड बाय वर्ड की अलग बात होती है और बात टू दी पॉइंट की अलग बात होती है। आप इन चीज़ों को असल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो और आप जो है ना ब्लेम लेके जाते हो असल में फिर दूसरे के ऊपर। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने आपसे आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। जब तक आपके जवाब में ये बात नहीं आती, आप कहें पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, देयर आर 4 प्रोविंसेस। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। ये 4 सूबे का जो आंसर है ना, 4 सूबे 4 प्रोविंसेस, जब तक आप 4 प्रोविंसेस का, अब इसको आप जो है वो पश्तो में लिख दें, आप इंग्लिश में लिख दें, आप उर्दू में लिख दें, ये वैसे ज़बान की बात मैं वैसे ही कर रहा हूँ भाई, ये ऑब्वियसली डोजेज फॉर्म में अलाउ नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि अब आप इसको किसी भी अंदाज में लिख दें, आप अपने अल्फाज में लिखें, किसी की लिखी हुई किताब से लिखें, पाकिस्तान स्टडी की किताब से लिखें, इस्लामिक स्टडीज़ की किताब से लिखें, किसी टीचर के लिखे हुए नोट्स के हिसाब से लिखें, किसी स्लाइड से लिखे हुए लिखें, लेकिन इसमें जवाब तो होना चाहिए ना भाई। आप जवाब कहते किसको हैं? टू दी पॉइंट अगर नहीं, टू दी पॉइंट अगर आपने इसका नाम रखा है तो फिर आपने सवाल का जवाब किस चीज़ का नाम रखा है? सर समझ गए हम। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे मोस्ट यूजफुल सॉल्वेंट कौन सा है डोजेज फार्म में। अब आप दुनिया जहान की बातें करते हैं, आप ये ना कहें कि जी वाटर है वो चीज़, और फिर इसको आप कहेंगे यार ये तो टू दी पॉइंट, अब टू दी पॉइंट चाहिए इसको तो भाई तभी नंबर देगा वरना नहीं देगा। भाई जब तक वाटर की, प्यूरिफाइड वाटर की बात नहीं करोगे, जब तक आपका जवाब कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आपने 15 पेजेस क्यों ना लिख दिया। ओके सर, थैंक यू।
चलें जी, तो ओरल सॉल्यूशंस की मेन हमने बात कर दी, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट्स होंगे। ठीक है जी। सॉल्वेंट्स एज अ व्हीकल के तौर पे काम कर रहे होंगे, जिन व्हीकल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी या डिजोल्व हुई होगी। कोर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट जो कि एज अ मेन सॉल्वेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा होता, लेकिन सॉल्वेंट को हेल्प आउट कर रहा होगा या उसके साथ एड अप होकर दूसरे सॉल्यूट्स को डिजोल्व कर रहा होगा। जैसे अगर हमारे पास 80% वाटर हो और उसके साथ 20% प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो, तो वो एज अ को सॉल्वेंट जो है वो काम कर रहा होगा। इसी तरह से सोल्यूबलाइजर्स इसमें डाले जाते हैं, वो सोल्यूबलाइजर्स या कंप्लेक्सेशन एजेंट्स जो कि सोल्यूट्स की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट में। बफर्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि वो बफर्स सॉल्यूशन की पीएच को एक रेंज में जो है वो मेंटेन रखें। अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो सोल्यूट की, चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही होती है पीएच पे। अगर पीएच एक रेंज से आउट हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा उस सॉल्यूशन में से। स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं स्वीटनेस डालने के लिए सॉल्यूशंस में, पर्टिकुलरली जहाँ पर टेस्ट मास्किंग करनी होती है या बच्चों के लिए जो है वो ड्रग की एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए। विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स, इसलिए विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स भी जो है उनका पर्पस टेस्ट मास्किंग करने का होता है। जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जो बिटर सब्सटेंस है या बिटर सोल्यूट है उसका कंटेक्ट टेस्ट बड्स के साथ रिड्यूस हो जाएगा विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से जब तक वो सब्सटेंस थ्रोट तक पहुंचेगा तब तक उसको जो है वो विस्कोसिटी हाई होने की वजह से कंटेक्ट नहीं हो पाएगा टेस्ट बड के साथ। एंटीऑक्सीडेंट्स स्टेबिलिटी के लिए ऐड किए जाते हैं, सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि पैराबिन्स वगैरह सॉल्यूशंस में माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, देन फ्लेवर्स एंड कलर्स, इसमें से हर चीज़ की एग्जाम्पल्स आप जो है वो रीड कर सकते हैं बुक चैप्टर से, लेकिन ये बुक चैप्टर वो वाला नहीं है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो जब मैं ये आपको स्लाइड भेज रहा हूँ उसके साथ में आपको दूसरे बुक चैप्टर से 2-3 पेजेस भेजूंगा जिसमें कि इन तमाम जो एक्सिपिएंट्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उसको आपने वहाँ से रीड कर देना है। और अगर ये मैं आपको ना भेजूँ तो कोई मुझे जो है वो रिमाइंड करा दे। अच्छा जी, अब आते हैं हम कुछ टाइप्स के ऊपर। मुझे लगता है आपके पास सर क्विज नहीं लेंगे आप? क्विज लूंगा भाई, लेकिन जितना क्विज बना हुआ सर उतना ठीक है कंटेंट सर, तो कवर कर रहा था। कहना सर तो 15 मिनट रह गए सर, क्विज में भी टाइम लग जाएगा। आप जा सकते हैं, आप चले जाइए, कल के क्विज में ये सवाल आ जाएंगे, आप कल दे दीजिएगा। जिसने जाना है वो भाई चला जाए। ठीक है सर। क्योंकि क्विज में मैंने आगे के सवाल डाले में, अब अगर मैं उसको नहीं कवर कराऊंगा तो आप क्विज देने में फिर आपका एतराज आ जाएगा कि जी ये कैसे, ये है ना बात। तो इसलिए आप चले जाएं, जाके अपने काम वाम निपटा लें भाई। कल के क्विज में जैसे आज का जो क्विज है उसमें कल वाले क्वेश्चन ऐड हुए हैं, इसी तरह जो कल क्विज होगा उसमें आज वाले हो जाएंगे। स्क्रीन आ रही है आपके पास? नो सर। नो सर अभी नहीं आ रही। तो ये अब हम जो है वो कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से
डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इस तरह का हम एक चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट में ड्रग एड होगी या नहीं होगी, दूसरे सोल्यूट्स स्पेसिफिकली कौन से हैं, सॉल्वेंट कौन सा ऐड होने वाला है, उसका मेथड क्या है और यूजेस क्या है। अगर ये हम उसको यहाँ पे लिखते रहें तो होपफुली जो डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की वो आपस में मिक्स नहीं होंगी। एक है हमारे पास ड्राई मिक्सचर्स फॉर द सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल एजेंट्स ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स, जो कि एक्वस सॉल्यूशंस में स्टेबल नहीं होते, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती कि उन्हें एक एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ तक उस प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके। यानी कि सॉल्यूशन बनाई जा सकती है लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लिमिटेड ड्यूरेशन तक के लिए होती है। इसलिए ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशन, ड्राई पाउडर मिक्सचर होते हैं तमाम सॉल्यूट्स के, तमाम एक्सिपिएंट्स के सिवाय सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट ऐड किए बगैर सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाया जाता है। जब फार्मासिस्ट ने ये मिक्सचर डिस्पेंस करना होता है या पेशेंट ने यूटिलाइज करना होता है तो उससे पहले स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड करके और उसकी सॉल्यूशन बना दी जाती है। इसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। राइट, ये रिकंस्टिट्यूशन करने के बाद यूजुअली ये जो प्रोडक्ट 7 से 14 डेज तक स्टेबल रहती है रेफ्रिजरेटर में, यूजुअली फॉर 7 to 14 डेज। कुछ जगहों पर ये कंडीशंस वेरी हो सकती हैं, हो सकता है कि इससे कम स्टेबिलिटी हो, इससे ज़्यादा हो, या रेफ्रिजरेटर में ना रखना ज़रूरी ना हो। इसके बाद जो भी मेंशन्ड या स्पेसिफाइड स्टेबिलिटी का ड्यूरेशन होगा रिकंस्टिट्यूशन के बाद, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन अगर बचता है, वैसे उमूमी तौर पे नहीं बचता, जो उसकी डोज कैलकुलेशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली जो पेशेंट की थेरापी बनती है उतने दिनों तक रिमेनिंग पोर्शन कोई नहीं बचता। लेकिन अगर कोई भी रिमेनिंग है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसके बाद यूज नहीं किए जा सकते। एक एग्जाम्पल हमारे पास क्लेवेसिड जिसमें क्लेवेथ्रोमाइसिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, 30 ml बनता है व्हेन रिकंस्टिट्यूटेड या मिक्स्ड। इसमें सिर्फ ग्रेन्यूल्स आते हैं मार्केट में और इसके साथ अंदर जहाँ पर एक जो है वो मेजरिंग कप रखा हुआ होता है, उस कप के साथ वाटर ऐड करके स्पेसिफिक अमाउंट तक इसको मिक्स कर दिया जाता है और इसकी बन जाती है सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं ड्राई मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ड्राई मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को हमने कह दिया कि इसमें ड्रग मौजूद होती है, राइट जी, दूसरे सॉल्यूट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें सॉल्वेंट उस वक्त तक मौजूद नहीं होता जब तक कि इसमें रिकंस्टिट्यूशन ना कर दी जाए। जब रिकंस्टिट्यूशन की जाएगी तो इसमें होगा वाटर, ठीक है। यूजेज इसके जनरल जो भी ड्रग ऐड की जा रही है अकॉर्डिंग टू ड्रग उसका यूज आता है। अब आइए जी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पे। अब मैं आई अंडरस्टैंड कि आपका टाइम कम है, तो मैं जो है वो 5 बजे तक का आपका कोशिश करूँगा कि टाइम ले लूँ, यहाँ से जो है वो स्पीड से कराता हूँ। 5 बजे के बाद जो कोई इसमें इंटरेस्ट है भाई जिसका वो रुक जाए और जिसका नहीं है वो छुट्टी करे। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम डायरिया के लिए यूज़ करते हैं। डायरिया नॉर्मल फिजियोलॉजिक बॉडी रिस्पॉन्स टू गेट रिड ऑफ इटसेल्फ ऑफ नॉक्सियस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने के लिए डायरिया एक नॉर्मल और फिजियोलॉजिक बॉडी रिस्पॉन्स है। इसीलिए इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो कोई बहुत क्विकली इसको जो है वो स्टॉप नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है और इसको कंटिन्यू रहने दिया जाता है, सिर्फ सीवियरिटी इसकी कम की जाती है क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। पर्टिकुलरली रोटा वायरस से या ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने के लिए बॉडी जो है वो डायरिया के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। इस प्रोसेस में हमारे पास यूजुअली, अब मैं मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाता, बस इतना आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है भाई। वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर का लॉस होता है। हम पूरा देख रहे हैं कि वाटर जो है वो फ्लश कर जाता है जब सिक्रेशन हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर ये सिगरेट ब्रेक करता है ताकि जो स्टूल फॉर्मेशन के लिए जितना ज़रूरी है वो यूटिलाइज हो सके और जो रिमेनिंग है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है। डायरिया के प्रोसेस में ये इतना अमाउंट सिक्रेट कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन कि कोलन जो है वो उसको री एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस सिक्रेशन के नतीजे में जो मेन लॉस हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, सोडियम और बाइकार्बोनेट का और वाटर का। इसको पूरा करने के लिए
इसको पूरा करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पर्पस ये है कि ग्लूकोज ये आइडेंटिफाई किया गया कि एक ग्लूकोज जब ट्रांसफर होता है इंटेस्टिनल बैरियर के अगेंस्ट या ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो अपने साथ सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। जब सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाता है तो इसके साथ दूसरे आयंस जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब ये ग्लूकोज, सोडियम और दूसरे आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अल्टीमेटली वाटर की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि हमने देखा था यहाँ पर कि डायरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरिया के केसेस में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती ओआरएस में हम ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज जो है वो अपने साथ सोडियम के आयंस लेके जाता है, दूसरे आयंस लेके जाता है और इसके साथ साथ वाटर लेके जाता है। कितना ही सीवियर किस्म का डायरिया क्यों ना लगा हुआ हो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट लाजमी होता है। जब ग्लूकोज होता है तो अपने साथ सोडियम और आयंस को लेके जाता है और वाटर को लेके जाता है। इसलिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और सिट्रेट ये एन आयंस जो है वो ऐड किए जाते हैं। 25 ग्राम डेक्सट्रोज इसमें ऐड होता है। मेन जो मैकेनिज्म डिपेंड करता है ऑयल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है डेक्सट्रोज पे। यही वजह है कि जो घरों में बनाए जाने वाले ऑयल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं नींबू पानी, उसमें भी शुगर जो है वो लाजमी ऐड की जाती है। और जो चावलों से बनाया जाने वाला ऑयल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं चावलों का पानी, तो उसमें भी जो है वो राइस से निकल के डेक्सट्रोज ही या शुगर फॉर्म में निकल के आती है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म मिलता है। राइट, ये तो 1 लीटर की कंपोजिशन आपके सामने है जिसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज आपने याद रखना है कि ऐड किया जाता है। दूसरे किसी और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के साथ इसको नहीं देना। अब ये रीहाइड्रेशन रिकंस्टिट्यूशन के लिए भी मार्केट में अवेलेबल है एज अ ड्राई पाउडर फॉर्म में, और रेडी टू यूज में भी अवेलेबल है। इसको जब हमने इस चार्ट में रखा तो हमारे पास ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशन और ओआरएस को डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारे पास एक क्राइटेरिया बन रहा है वो ये वाला है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज लाजमी होगा एज अ सोल्यूट ग्लूकोज, और सोडियम और दूसरे आयंस इसमें डाले जाएंगे। ठीक है जी। और रिकंस्टिट्यूशन के लिए भी होगा, और अगर बना हुआ होगा दोनों सूरतों में जो जाएगा सोल्वेंट वो जाना है इसमें वाटर। यूजेस है इसका वॉल्यूम डिप्लीशन। चलिए, ओरल कॉलोनिक लेवेज सॉल्यूशन जो है वो अच्छा चलें। अब आप मुझे बता दें भाई कि आप खुशी से बैठे हुए हैं या कोई मुंह फुला के बैठे हुए हैं। आप लोगों का टाइम बड़ा क्रिटिकल है भाई, टीचर से ज़्यादा आप लोगों का टाइम क्रिटिकल है। क्या पता आप लोग नाराज हो जाएं भाई, कंप्लेन कर दें। सर आपसे कैसी नाराजगी सर? कोई भरोसा नहीं है भाई। आपका टाइम जो है बड़ा बड़ा कीमती है भाई। आप लोगों ने इस कोर्स के लिए हमसे ज्यादा वेले कौन होंगे? आप लोगों ने 7,000 रुपये इस कोर्स के लिए पे किए हैं। उसके लिए आपको टाइम भी बड़ा लिमिटेड ही चाहिए। ज़्यादा चाहिए होगा तो आप नहीं ले सकते उसको। मसरूफियात हैं भाई, आप लोगों की मसरूफियात। नहीं सर, मसरूफियात नहीं है वो। एक्चुअली हमारी ना अपने भी हमें ट्यूशन वगैरह पढ़ानी होती है। अभी मेरे अपने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं मैं आपकी क्लास पूरी क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर लूँ तो फिर मैंने उनको पढ़ाना है। चलें जी, ठीक है। तो हम रोक देते हैं इसको, और ये कि क्विज हम कल ही कर देंगे, कंप्लीट करके कल कर देंगे। चलें ठीक है सर, कल ले लिएगा फिर जी। ठीक है, 1 मिनट और रखें। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।